नमस्कार। आज हम लोगों के साथ हैं फेसबुक के जाने माने लेखक सर्वेश तिवारी श्रीमुख। इनका अलग से परिचय देने की वैसे ज़रूरत तो नहीं रह जाती, लेकिन ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि इनकी पिछली किताब परत एक बेस्ट सेलर रही है और कई किताबों से कई गुना ज़्यादा बिकी है। हालांकि इन्होंने विषय भी ऐसा चुना था जो कि आमतौर पर हिंदी साहित्यकार छूने से भी कतराते हैं, और इस बार भी इन्होंने जो पुण्यपथ में अपना विषय चुना है वो कुछ वैसा ही है जिस पर विवाद हमेशा या फिर कहिए कि लंबे समय से चल रहे हैं। तो सबसे पहले परिचय के लिए चलिए हम लोग सर्वेश भाई के पास ही चलते हैं। सर्वेश भाई, आप अपना परिचय दर्शकों को खुद ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भैया प्रणाम। और आप सबको सबसे पहले ढेर शुभकामनाएं। आज से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और मैं अपना परिचय क्या दूं, देहाती आदमी हूं और मेरा परिचय परत और पुण्यपथ से है। जैसा हूं वैसा ही दिखता हूं, चाहे वो फेसबुक पर हो या अपनी किताबों में हो। वही हूं, अंदर से भी वही हूं, बाहर से भी वही हूं। मुझे नहीं लगता कि परत और पुण्यपथ के अलावे भी मेरा कोई परिचय है जो मैं बताना चाहूँ। हाँ, रोजी रोटी के लिए मास्टरी करता हूँ और बाकी जो है वो यही है। ठीक है, चलिए परिचय से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जी अब चलते हैं हम लोग आपकी किताब की तरफ। हाँ। तो इस किताब में आप सबसे पहले तो हम लोग आपकी पुरानी किताब की चर्चा कर लें। आपकी जो पुरानी किताब थी यानी कि परत परत जी जैसी किताब हिंदी में नहीं लिखी गई। अगर याद किया जाए थोड़ा बहुत तो आवरण नाम की एक किताब होती है जो कि अब कई भाषाओं में अनुवाद के बाद लगभग लगभग अंग्रेजी हिंदी सभी में मिल जाती है, मराठी में भी मिल जाती है। लेकिन मूलतः जी वो लिखी गई थी कन्नड़ भाषा में। तो जी उसके अलावा किसी ने भी ऐसे मुद्दे को नहीं छुआ जिसमें दो धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी कर रहे हों, विशेषकर एक समुदाय विशेष के लोग जहाँ पे के लोगों का जहाँ पे जिक्र आ रहा हो। हाँ। तो आपने जब ये विषय चुना तो आपको ये अच्छी तरह पता रहा होगा कि इस किस्म के विषय को छूने का नतीजा क्या होता है, फिर भी आपने ये विषय चुना। कैसे ये अब तक हम्म, गौन रहे विषयों को आपने उठाया कैसे? अ, मैंने पुण्यपथ की भूमिका में लिखा है कि देहात का आदमी हूँ। चुप रहना भी आता है और चिल्लाना भी आता है। मुझे पता है कि कब चिल्लाना है और कब चुप रहना है। पुण्यपथ या परत परत की ही बात करें, परत के विषय पे जो चुप्पी रही है, हम्म, मैं अगर स्पष्ट कहूं ना तो वो साहित्यकारों की, बड़े कठोर हो जाएंगे मेरे शब्द, लेकिन वो मुझसे सीनियर पिछले 50 सालों से जो लोग रहे हैं, उनकी धूर्तता है एक तरह से। आप इसको धूर्तता ही समझिए कि ऐसे अनेक विषयों पर वो चुप्पी साध लेते हैं कि हम अपने सेफ जोन के बाहर नहीं जाएंगे। और वो हजार बार बुरी चीजें देखते हैं पर उधर न चर्चा करेंगे न उस पर बोलना चाहेंगे। आपको याद होगा, सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या हुई हमारे देश में भैया, और सिर्फ एक व्यक्ति की ट्रेन में हत्या हो जाती है जिसका कारण अभी भी क्लियर नहीं है कि वो हत्या क्यों हुई थी। पर उस एक हत्या के कारण पूरे हिंदू समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, आपको याद होगा। सिर्फ एक हत्या के लिए पूरे भारत को असहिष्णु घोषित कर दिया गया। और हर तीसरे दिन किसी लड़की की लाश बोरे में या सूटकेस में भरी हुई हम लोगों को मिलती है पर उस पर चर्चा नहीं होती। तो ये एक अलग तरह की धूर्तता है और दुर्भाग्य ये है कि अपने आप को समाज की पहली पंक्ति का व्यक्ति बताने वाले कथित साहित्यकार इस तरह की धूर्तता करते रहे हैं। मुझे पता था परत लिखने के पहले कि इन विषयों पर जब हम बात करेंगे या लिखेंगे तो छांटने का प्रयास किया जाएगा, अस्वीकार करने का प्रयास किया जाएगा। पर साहब, अब हम लोग भी डरने लगता है नेटवर्क कुछ अटक गया है। सर्वेश भाई, अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो नेटवर्क कुछ अटक गया है। जरा एक बार फिर से बातचीत करने का प्रयास करके देखें।
नेटवर्क शायद स्लो हो गया था हाँ भैया, इसलिए मैं कट गया था। ठीक है, हाँ चलिए अब तो वापस आ गया। जी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अब इन चीजों से हम लोग भी डरने लगे तो फिर बचेगा क्या। हमने अपना बचपन उस बिहार में गुजारा है भैया, जहां हत्या जैसी और अपहरण जैसी घटनाएं रोज होती थी अपने पड़ोस से। हम लोग जब स्कूल में जाते थे, 2002 में मैंने मैट्रिक किया, तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग फायरिंग की आवाज सुनते हुए और उसके बीच से साइकिल चला के स्कूल जाया करते थे। तो अब हम लोग भी डरने लगे कि दिल्ली में बैठे दो चार लोग सर्वेश को छांट देंगे, इसलिए सर्वेश को इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। फिर तो क्या ही कहें। तो उनसे जी कहा जाए कि जो जिनको वो डरावनी चीजें बताते हैं उससे ज्यादा डरावनी चीजें आप बचपन से देख चुके हैं, इसीलिए उनका कोई हाँ खास असर बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ इसमें ये बताइए कि इसमें आपका शोध किस किस्म का रहा, मतलब अगर हम पूछें कि भाई आपने क्या क्या पहले से इसमें जांचना चाहा, जैसे कि अगर हम लोग इस लव जिहाद जो मुद्दा है आपकी परत का, इसे देखें तो हम्म, पहले तो हम लोगों को ये पता होता है कि ये सबसे पहले कम्युनिस्टों ने केरल में उठाया था। एक मुख्यमंत्री थे, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले बार इस टर्म का जिक्र विधानसभा में किया। फिर बाद में वो हम्म, दबाव में आकर पलट भी गए थे, और मुख्यतः ये ईसाई जो समुदाय है जो कि पहले से अल्पसंख्यक है, या सिख समुदाय जो कि पहले से अल्पसंख्यक है, उनका मुद्दा रहा है। केरल की तरफ हम्म, ये ईसाइयों की ये समस्या थी, और अभी हाल में हम लोगों ने कश्मीर में देखा कि सिख समुदाय इसको लेकर काफी व्यथित था और ये मुद्दा बीच में काफी उछला था। तो क्या आपको ऐसा हम्म। लगता है कि ये चूंकि अल्पसंख्यक समुदायों का उठाया हुआ मुद्दा था, इसलिए भी मुख्य धारा के लेखक जो थे वो लोग इसको नहीं छूना चाहते थे, अल्पसंख्यकों से वो थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं इस वजह से? हम्म, मुझे नहीं लगता ऐसा। अल्पसंख्यकों द्वारा उठाया गया मुद्दा था इसलिए ये लोग चुप्पी साधेंगे, ऐसा नहीं है। ये इस तरह की चीजें सबसे अधिक हमारे साथ घटती रही हैं, ये आपको स्वीकार करना होगा। और मेरे जैसे लोग जो गांव देहात में रहते हैं, आ, मैं परत की बात करूं तो मेरे पास परत का हर पात्र मेरे गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में है। मैं ये कहूं कि सिर्फ मैंने नाम बदल दिए हैं पात्रों के उस उपन्यास में, तो ये 1% भी गलत नहीं होगा। वैसी कहानियां, और मुझे लगता है कि जितने लोग सुन रहे हैं ना, सब अपने आसपास नजर घुमा लें तो उनके पड़ोस में एक परत, एक शिल्पी है, उनके पड़ोस में कोई ना कोई फकरुद्दीन है, कोई ना कोई सोनू है। हम सब ने देखा है, बस स्वीकार करने की बात है। कुछ नया था ही नहीं। और ठीक है, केरल में उठाया और किन लोगों ने उठाया भैया, इन लोगों के साथ क्या है कि जब स्वयं को चोट लगेगी तब बोलेंगे। या ऐसा हिंदुओं को कह लें चोट कि लगेगी। स्वयं को चोट लगेगी उस समय भी बोलेंगे। ये एक हाँ दूसरे मुद्दे से याद आता है, क्योंकि अभी अभी हाल में योगेंद्र यादव जैसे बड़े नामों पर यह आरोप रहा है कि उन्होंने बलात्कार के बारे में जानते हुए भी चुप्पी साध ली, और ऐसा ही एक जर्मन भी कर चुकी है, जो कि जिनके बलात्कारी जो थे वो एक समुदाय विशेष से आते थे, तो उन्होंने हम्म अपनी जो पार्टी लाइन थी उसे बचाए रखने के लिए ये जिक्र ही नहीं किया कि वो इस समुदाय विशेष से आने वाले शरणार्थी थे जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। तो आपको आपको एक घटना याद होगी भैया, इसी फेसबुक पटल की घटना है। आप उस समय एक्टिव थे शायद, ये 2011-12 की घटना है, जब एक फेसबुक के एक प्रसिद्ध लेखक ने आत्महत्या की थी। आपको शायद याद हो, एक लड़की ने उन पर आरोप लगाया कि 1 वर्ष पहले इन्होंने मेरा रेप जी जी किया था। जी जी, याद आ गया, आपको याद याद आ गया, होगा। याद आ गया, याद आ गया। हाँ वो दिल्ली की घटना थी, और आरोप लगाने हाँ वाली शायद उत्तर पूर्व से आती थी। हाँ। और वो दोनों लोग उसी धड़े के थे, दोनों लोग उसी विचारधारा के थे और क्रांतिकारी लोग थे। जब जब उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली ना आरोपों के बाद, जब हम्म, उनके पास कोई उत्तर नहीं बचा इस प्रश्न का, तो आपको याद होगा, वो सारे लोग जो नारीवादी बनते हैं, वे सारे लोग जो अपने आप को बौद्धिक बताते हैं, वे सारे उस लड़की को अपराधी सिद्ध करने में लग गए और महीनों तक उसे गालियां दी गई। आपको खूब बढ़िया से याद होगा।
और सबने सिर्फ उसी मामले में ऐसा नहीं हुआ था। 2012 में जो एक हाँ बिहार के ही बेगूसराय के एक ज्यादा बोलने वाले तथाकथित छात्र नेता हैं, उन पर भी जब ऐसा हाँ आरोप लगाया गया था तो जो लड़की थी आरोप लगाने वाली, उस पर ही इल्जाम थोपने की कोशिश की गई। अंततः उसे जो फाइन का सर्टिफिकेट था, जो कि कॉलेज ने, जो यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसने, यूनिवर्सिटी ने जो फाइन लगाया था, उसके दस्तावेज जब उसने सामने रख दिए, तब जाकर के ये सिद्ध हुआ कि सचमुच जो है ये अश्लील हरकत कर रहा था तथाकथित छात्र नेता, जिसकी उचित सजा जो है वो बेगूसराय की जनता ने उसे चुनावों में दी भी। हाँ हाँ। तो असल ये उस में मामले क्या में नहीं है हुआ। कि ये जो एक 5 से 7 हजार लोगों का पूरे देश में हिंदी पट्टी में ग्रुप है, जो अलग अलग अकादमियों में बैठे हैं या जो अपने आप को लेखक बताते हैं, और यही लोग खरीदते हैं, यही पढ़ते हैं इनकी लिखी किताबें, और यही समीक्षा करते हैं, और यही अवार्ड बांटते हैं, यही लेते हैं, और यही दूसरे के लिए पैरवी करते हैं। लोक में इनकी कोई नहीं सुनता भैया। मैं अपने पूरे गांव में पता करूं ना कि इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिला है, क्या आप जानते हो? तो शायद मेरे पूरे प्रखंड में 2-4 लोग भी नहीं मिलेंगे जो जानते हो। लोक में इनकी कोई नहीं सुनता। जिस छात्र नेता की आप बात कर रहे हैं, उसे वहां की जनता ने सबक इसलिए सिखा दिया क्योंकि लोग इनको खूब बढ़िया से जानता है कि इनकी औकात क्या है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे धूर्त लोग हैं। ये उन 5 हजार लोगों के बीच में अपने आप को जितना भी बड़ा बता ले, सच यही है कि देश की आम जनता जो है, या जो आम लोग हैं, वो इनके चरित्र को भली भांति जानते हैं। अब आए अगर लफ्ज़-ए-हाथ जैसे विषयों पर, तो वहां भी ये वही धूर्तता करते हैं। जब अपने साथ कुछ घटनाएं घटेंगी तो इनका रंग दूसरा होता है, और जब बात करेंगे मंचों पर तब इनकी बातें दूसरी होती। ये इन विषयों को, चूंकि इनको तो विदेशी उत्कोच पर जीना है ना, इनको तो फंड चाहिए। इनका आका जो है वो कहीं और बैठा हुआ है। जब तक वहां से ऑर्डर नहीं मिलेगा, ये किसी भी विषय पर अपना विचार नहीं रख सकते। तो ऐसे लोगों से न ये कुछ अच्छा, मतलब ऐसे किसी सच्चे विषयों पर ये न बोलेंगे, और न ही आम पाठक इनसे उम्मीद ही करता है कि ये कुछ लिखेंगे। और यही कारण है कि अच्छे अच्छे साहित्यकारों की किताबों की शायद नेटवर्क फिर से अटक गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो बड़े अगर नाम मेरी हैं, फिर आ कट गया। गए थे भैया। हाँ, जो आवाज बड़े आ गई है। नाम हैं, ऐसे असंख्य लोग हैं जिनके किताबों का पहला एडिशन 150 से 200 का छपता है भैया। ये पाठकों के बीच में इनकी वास्तविक स्थिति है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी आवाज आपको जा रही है या नहीं। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बस वीडियो थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन मेरी और आवाज आ नेट रही है। शायद बुरी हाँ, स्थिति में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैं वीडियो भी चलने लगातार लगा। बोले जा रहा हूं, पता नहीं आपको सुनाई नहीं दे नहीं, भी रहा है या नहीं। आवाज आवाज पूरी पूरी आ गई थी, और अब वीडियो भी हिलता डुलता सा दिखने लगा है। तो बीच बीच में कभी कभी नेटवर्क शायद थोड़ा सा कमजोर होता है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। जितनी देर तक आपका वीडियो कमजोर रहता है उतनी देर तक हम बोलना जारी रखते हैं, ये तो किया ही जा सकता है। तो अगली किताब जो है आपकी, उसके विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। अगली किताब जो है आपकी, परत के बाद, वो फिर से ऐसे ही मुद्दों पर है जिन मुद्दों को कोई छूना नहीं चाहता। इस बीच में हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता दें कि अगर लेखक महोदय से पूछने के लिए आपके पास कोई प्रश्न हो, तो वो सारे प्रश्न आप दोबारा से यहाँ डाल सकते हैं, मतलब दोबारा से नहीं, पहली बार ही आप यहाँ कमेंट के सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपके कमेंट में मुझे सवाल नज़र आया, या सर्वेश भाई को भी सवाल दिख ही जाएंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उन सारे प्रश्नों को भी अपनी चर्चा में हम लोग शामिल करें। तो कोई भी अगर आपके पास प्रश्न हो तो बेहिचक उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं आप। हेलो। जी जी जी, आपकी आवाज आने हाँ लगी। इतनी देर में हमने हमने हाँ दर्शकों से कह दिया कि भाई अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने हाँ। सवाल छोड़ दें, ताकि आपसे भी वो सवाल पूछे अच्छा। जा सकें, आपको भी सवाल नजर आ ही जाएंगे। और अब हम लोग शायद मुझे चलिए लगता है कि
जी। शायद मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या आगे भी आती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में बहार है। मैं जहां हूं जी, वहां बारिश होने लाइट के बाद पिछले तो एक हम घंटे से मान के नहीं है। चलते हैं। लेकिन हाँ, हाँ, ये तो जहाँ आप रहते हैं यहाँ न मेरे उस जगह के साथ एक बड़ी मजेदार सी चीज जो आपसे ही पिछली बार चर्चा में हुई थी कि भाई गोपालगंज जो है वो हाँ हमारे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी का गृह जिला रहा है, और वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ ये भी बड़ी मजेदार बात है स्टेशन कि नहीं है हाँ हाँ। और जहाँ से रेल मंत्री आते हैं वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मजेदार है ये। तो अगर आगे भी कटे तो आप मेरी मजबूरी समझिएगा कि मैं बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं, और लाइन भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, और जो भी है जैसा भी है वैसा ही है। हाँ, हम कहाँ थे भैया? अब मेरी बात कहाँ कट गई थी? परत पे हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की, और हम चाह रहे थे कि अब हम लोग परत से हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ के, और दूसरा जो मुद्दा है, दूसरी आपकी जी किताब का जो मुद्दा है, विस्थापितों का मुद्दा। तो विस्थापित भी जी। आम विस्थापित नहीं, विशेष तौर पर हिंदू विस्थापित जो पाकिस्तान या दूसरे ऐसे देशों में सताए जाने के कारण भारत की ओर आते हैं और भारत की ओर देखते हैं, और हम उनकी उम्मीदें पूरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक बड़ा सा सवाल हो जाता है। मतलब पहले तो जो उनकी समस्या है वो समस्या तो है ही, लेकिन जब वो अपनी समस्याओं के निदान के लिए हमारी तरफ देखते हैं तो हमारी ओर से कितनी मदद मिलती है उन्हें। भैया, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि दुनिया के बाकी विस्थापितों में और पाकिस्तान से भारत की ओर देखने वाले हिंदुओं में बहुत अंतर है। आपसे मैं सीधे पूछूं कि भारत का विभाजन 1947 में किस आधार पर हुआ था? क्या आधार था? धर्म ही ना? तो मेरे हिसाब से तो इसका जवाब होगा मजहब के आधार पे हुआ था। उन्हें एक इस्लामिक राष्ट्र मजहब के चाहिए था, आधार इसलिए पर वो हुआ अलग था। अलग हो गए थे। बिल्कुल। तो जब भारत से दो हिस्से निकाल के इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए दिए गए, और उसके लिए करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, और बंगाल से लेके और जो वर्तमान पाकिस्तान इलाका है उसमें हिंदुओं की किस तरह से 2 वर्षों में लगातार हत्याएं हुई और बलात्कार और लूट का खेल हुआ, तो वो तो स्पष्ट है कि वो दोनों देश मुस्लिमों के लिए बने। तो अखंड भारत के शेष हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों का हिस्सा इन सब में बनता था। पाकिस्तान मुस्लिमों का देश था, बाकियों का भारत में बनता था ना। कोई भी पाकिस्तान में बैठा है तो आपको स्वीकार करना होगा कि उसका हिस्सा 1947 में भारत में बना था। वो भारत की ओर देखता है तो आपसे सहायता नहीं मांगता, वो अपना अधिकार मांगता है। यह सच्चाई है कि न तब के लोग और न आज तक के लोग न्याय नहीं कर सके। कितनी शर्मनाक है, आप सोचिए। 2 साल पहले से लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी, आजादी के वर्ष में भी हुई, आजादी के बाद भी 3-4 साल तक पाकिस्तान के हिंदुओं की लगातार हत्याएं होती रही। और 50 में पंडित नेहरू बैठ जाते हैं लियाकत अली के साथ, और 2 घंटे में ये मान लेते हैं लियाकत अली कह देने पर, हाँ ठीक है पाकिस्तान हिंदुओं के हितों की रक्षा के, और ये इन मतलब ये संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ इसने कह दिया और करेगा। ये जिसकी बड़ा ही नींव मजेदार ही है। हिंदुओं से घृणा के, जिस देश की नींव ही पड़ी तो से घृणा के ये पर, आप पंडित नेहरू कैसे भरोसा कर सकते थे कि उस देश में हिंदुओं के हितों की रक्षा होगी? आप कभी चले जाइए दिल्ली में ही मजनू के टीले इलाके में, तिरपाल में रहते हैं भैया लोग। एक व्यक्ति पाकिस्तान से अपना देश, मातृभूमि छोड़ के भारत में तिरपाल में रहने आता है, कैसे माने वहां बहुत अच्छी, उसकी स्थिति इतनी बुरी है ना, जबकि दोनों देश, भारत जिन्हें राष्ट्रपिता कहता है और उस मान देता है, जिन दोनों लोगों ने ये तय किया था आजादी के समय कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना है और इसका हिस्सा भारत है।
वो हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। इसकी तुलना दुनिया के दूसरे रिफ्यूजियों से हो ही नहीं सकती है। अगर हम कर तो हम झूठ बोल, अगर हम करते हैं तो हम बचना चाह रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे नेहरू बचे। मतलब मुझे नहीं लगता है कि उतनी शर्मनाक घटना विश्व इतिहास कभी घटी होगी जब दो देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं और एक झूठा समझौता कर लेते हैं, जो कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे, मतलब भारत का प्रधानमंत्री और वो भी 1950 में, कैसे ये मान सकता है कि पाकिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष हम हिंदू हितों के लेंगे और होगा। यहाँ संभव ही एक और पंडित मजेदार नेहरू का ये देश को दिया सबसे झूठ है। जी जी भैया। ये मजेदार चीज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये वो दौर था जिस समय जब भारत ने या भारत के राजनीतिज्ञों ने अपनी तरफ खींचा था एक नेता को, तो इसके जवाब में जिन्ना ने भी एक नेता को अपनी तरफ खींचा था। तो जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, और वो दलित समुदाय से आते थे। और बांग्लादेश में, जी, बांग्लादेश में जब उन्होंने देखा कि ये दलितों के साथ उतना ही शोषण जो है वो मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, हत्या, बलात्कार, ये सारा कुछ रुक ही नहीं रहा है, तो उन्होंने बार बार इसकी शिकायत की। खासतौर पे जब उनके साथ तो पहले भी किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और खासतौर पे जब जिन्ना की मौत हो गई 2 वर्षों में, तो उसके बाद तो और भी उन्हें, मतलब मंत्री होने के बावजूद कोई भी नहीं पूछता था। तो उस समय उनकी समझ में आया कि उन्होंने क्या कर दिया है, तो फिर वो वापस भारत आ गए थे और भारत में ही उन्होंने गुमनामी में दम तोड़ा। तो ये जो जब हो रहा था शुरुआत के सालों में, मतलब 47 से 50 के बीच में, उस वक्त अगर राजनीति की भी अगर किसी को समझ होती या आसपास के देशों में चल रहे राजनीतिक माहौल पे उसने नजर रखी होती, इस लिहाज से भी नेहरू को पता होना चाहिए था कि भाई जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ ये हो चुका है, या जोगेंद्रनाथ मंडल की बातों को किसी ने नहीं देखा। और उस लिहाज से भी इनकी बातों को मान लेना कि हाँ, ये मुस्लिम हितों के, मुस्लिम देश होने के बावजूद, इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद हिंदू हितों की रक्षा करेंगे, ऐसा कुछ होगा ये संभव नहीं लगता। उसके बावजूद पता नहीं कैसे उन्होंने मान लिया। दरअसल पंडित जी को केवल चुप कराना था देश को कि देखो भैया हमने प्रयास कर लिया है। वो देखो भैया शायद वहीं से आया है हमारे वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष जी महाराज के पास। बोलचाल की भाषा में तो वो बस उनको वही करना कि देखो भैया हमने कर दिया, मतलब वजीर आजम महाराज आके कह दिए कि हम करेंगे रक्षा और हो गई। ये एक, और केवल नेहरू की ही बात क्यों करे भैया, केवल नेहरू की बात क्यों करे, तब से आज तक स्थितियां वैसी ही रही हैं। किसी ने प्रयास नहीं किया। पहली बार इस देश में प्रयास किया किसी व्यक्ति ने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सीए से सारी स्थितियां सुधर जाएंगी। वो एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, एक कदम बढ़ाया गया है बस। लेकिन उतने में ही सारे लोग पहचानने जा चुके, उतने में मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ इसलिए ये आना जरूरी था ये बिल, कि ये जो ढोंगी लोग हैं इनका चरित्र दिया है देश को। ये से कुछ बदलने वाला नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। हाँ, शुरुआत जरूर हुई है, उन लोगों को न्याय दिलाने की शुरुआत जरूर हुई है इस कानून से। लेकिन इसी के साथ उन लोगों का चरित्र दिख गया जो सहिष्णुता का सर्टिफिकेट बांटते हैं, जिन्होंने स्टाम्प और वगैरह रखा हुआ है अपने पास कि हम ही जिसको लाइसेंस देंगे वो बनेगा, वो नंगे हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग एक बार आपके लेखन और लेखन शैली की तरफ चलते हैं। तो ये बताइए कि अगर हम लोग सोशल मीडिया पर आपका लिखना देखें या फिर अखबारों में लिखना देखें, तो एक चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि सोशल मीडिया पे अक्सर आपकी कहानियों के लिए आपको जाना जाता है। कुछ 1000-1200 शब्दों की, जिसको लघु कथा कह सकते हैं, वहाँ से लेकर के 2500-3000 शब्दों तक भी, मतलब 5000 शब्द भी कभी कभी, वहाँ तक आपकी लघु कथाएं जाती हैं। और अगर हम अखबारों के लिहाज से देखें तो वहाँ पे आप अधिकतर धर्म या फिर संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे होते हैं।
इन दोनों की तुलना में अगर किताब को देखा जाए तो ये उतने क्या कहते हैं, फिक्शनल जैसे मुद्दों पे लिखी हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्लस किताब पूरी उपन्यास जो पूरा उपन्यास जो होता है वो काफी ज्यादा लंबा भी होता है। तो ये अंतर कैसे आता है, फेसबुक पे आप कुछ और लिख रहे होते हैं या सोशल मीडिया में कुछ और किताबों में कुछ और, ये कैसे करते हैं? भैया मैं कहीं भी लिख रहा हूँ, वो चाहे अखबारों के लिए, फेसबुक के हो या उपन्यास हो या किसी पत्रिका के लिए हो, आप देखेंगे पाएंगे कि मूल में, मैंने कहा मैं एक देहात में हूं, और देहात का मैं ही नहीं, हर आदमी बड़ा धार्मिक होता, और उस धर्म को रिलीजन नहीं समझना है, वो धर्म कर्तव्यबोध वाला धर्म है। आपको, मुझे सबसे अच्छी परिभाषा प्रेमचंद की लगती है। आपने गोदान का वो दृश्य याद करिए जहां भोला होरी के बैल खोल के लेके जाता है, और जो कहानी के विलेन हैं पंडित दाता तीन, वो जब देखते हैं कि गांव के किसान का बैल दूसरा कोई खोल के ले जाता है, तो वो जो बीले जिसको प्रेमचंद ने नकारात्मक पात्र बनाया है, लाठी लेके दौड़ पड़ता है अपने 10 आदमियों के साथ कि तुम कैसे लेके जा सकते हो इस आदमी की बैल, खेती के दिनों में इसका बैल कैसे ले जा सकते हो। तो डर के भोला कहता है कि दिया, अपना बैल लेके नहीं जा रहा हूं। पंडित तातीन होरी से पूछते हैं कि क्यों जी, तुमने दिया बैल? तो होरी कहता है कि हमने कहा कि तुम्हारा धर्म कहता हो ले जाने को तो ले जाओ। तो पंडित दाता तीन का उत्तर है कि जब तुमने उसके धर्म पर छोड़ दिया तो फिर मैं क्या कहूं, ले जाओ जी भोला। ये जो कर्तव्यबोध है, ये हम तय नहीं करेंगे। ये जो कर्तव्यबोध है, ये एक हर, मतलब जो होरी जिस तरह का पात्र है, मुझे लगता है कि आज भी देहात का हर व्यक्ति वैसा ही सोचता है। मैं भी वैसा ही सोचता हूं। और मैं चाहे पुण्यपथ की बात करें, परत की बात करें, या फेसबुक पर, मैंने कभी धर्म नहीं छोड़ा। अच्छा, आप देखेंगे कि मैंने कभी किसी दूसरे संप्रदाय की किसी भी परंपरा पर, उसकी किसी मान्यता पर मैंने कभी चर्चा नहीं की। तुम्हारा है, तुम तय करो, मैं कौन। किसी दूसरे, आपको याद होगा जो लोग देश में सहिष्णुता का दावा देते हैं ना, वो हमारे आराध्यों पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे जितने भी धार्मिक चरित्र हैं, इन सब पर गंदी गंदी टिप्पणियां और गाली गलौज करते रहते हैं, बावजूद इसके वो सहिष्णु हैं। हमने कभी दूसरों की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया, कम से कम मैंने ये माना है कि तुम्हारा धर्म तय कर, मैं जानता हूं मेरे लिए धर्म क्या है, बावजूद सर्वेश कट्टर है। तो खैर, विषयांतर हो गया, पर यह जरूर मानता हूं कि मैं कहीं भी लिखूं, छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं, सर्वेश धर्म की पकड़ के एक सामान्य लड़का है, वो अपने जीवन के अंतिम दिन ऐसा ही। चलिए, नेटवर्क की वजह से कुछ समस्याएं आ रही हैं और कई हमारे दर्शकों ने भी ये हाँ शिकायत की है हाँ कि जी। नेटवर्क सारा मजा किरकिरा कर रहा है। तो लेकिन एक बार हम फिर से अपने अच्छा। दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो लेखक महोदय के लिए अवश्य छोड़ दें, या तो लेखक महोदय अगर खुद देख लेते हैं तो वो जवाब दे देंगे, और अगर वो नहीं देखते या उनका ध्यान नहीं जाता तो मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सर्वेश भाई से आपके सवाल पूछ लूंगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और साहित्यिक खेमेबाजी पर काफ़ी बात हुई। ये तो हमें पता चल गया कि साहित्यिक खेमेबाजी से समस्याएं तो हैं, मतलब आम पाठकों के लिए समस्या आ रही है। इसके अलावा क्या नए साहित्यकारों और दूसरे ऐसे लोगों के लिए भी साहित्यिक खेमेबाजी की वजह से नुकसान होता है? आपको ऐसा लगता है? क्या नुकसान होता होगा इसका? साहित्य में आजकल जो खेमा बना हुआ है उदाहरण दें या गुट बने हुए हैं, इससे कोई नुकसान होता होगा? जी। एक एक परिचित
कवित्री हैं, मैं नाम दूंगा, बड़ा हाँ, अच्छा, नाम बड़ा नाम ना लिखती हैं और उनका नाम प्रशंसक जाने दे रहा सकते हूं। हैं जी। हाँ, मैं उन प्रशंसक रहा हूं, उनकी हर क्या करता, फेसबुक पर थी तब, मतलब से निकल, वो इतना लिखती हैं। पर लगा कि अब तो कहीं नहीं हमें जगह नहीं होगी, फिर कहीं वो ऐसे ही खेमे से खेम उनको कुछ बदलते आप, मैं एक अपने आप ये एक एक जो एक गैंग एक है। एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, ये जवाब थोड़ा सा कट गया बीच में शायद। मेरा ख्याल है कि दर्शक सुन नहीं पाए होंगे, एक बार हाँ, फिर से आपको दोहराना पड़ेगा। अच्छा, तो साहित्यिक खेमों की बात हो रही थी, और साहित्यिक खेमों के बारे में सर्वेश भाई ने बताया कि किसी एक लेखिका की कविताएं वो पढ़ते रहे, प्रशंसक भी रहे काफ़ी उनकी कविताओं के, और धीरे धीरे कैसे प्रशंसा करते करते कविताओं की, और फिर वो कैसे बदलाव आए, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। लेखक सर्वेश से हम लोग अभी फ़िलहाल उनकी किताब, पहले तो हमने परत पे चर्चा की शुरुआत में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जैसे पुण्यपथ की चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन साहित्यिक खेमों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो सर्वेश भाई फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, तो बताइए सर्वेश भाई, खेमों हाँ, की हाँ, बात हो रही थी। हाँ, मैं कह रहा था कि वो बड़ा अच्छा लिखती हैं वो कवित्री, और हमने उनको बदलते हुए देखा भैया 6 महीने में, हम्म। और मतलब वो ऐसा लगा कि 6 महीने इन्होंने तालिबान की ट्रेनिंग ले ली है जाके, और मतलब हाँ, और वो सिर्फ इसलिए हुआ कि हम एक ग्रुप के सदस्य बन जाएं, वहां से सर्टिफिकेट मिल जाए हमको, और हमने उनको वो ग्रुप ज्वाइन करते हुए देखा। और जो महिला केवल प्रेम लिखा करती थी और इतना अच्छा लिखती थी कि मतलब क्या, 4-4 5-5 बार आदमी पढ़ता था, वो लगातार गालियां लिखने लगी, मतलब लगातार गालियां लिखने लगी, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस खेमे में जगह मिले। मैंने देखा है कि उन्होंने, वो उनको लगता होगा कि उन्होंने वो एक साहित्यिक चर्च ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा कि उस एक कवित्री की हत्या हो गई, उन्होंने स्वयं अपनी हत्या कर दी। और ऐसी हत्याएं पिछले 30-40 वर्षों में बहुत हुई हैं। बहुत लोगों ने अपनी आत्मा को मार के, अपने स्वाभिमान को गिरवी रख के, मजबूरी में किसी न किसी को ज्वाइन किया है कि वहां रहेंगे तो कम से कम, समझ ही रहे हैं अब क्या कहें, रोटी दाल तो चलती रहेगी, पर तो किसी ना किसी चलाना है। खेमे भी पर मत एक कहिए। बात हाँ, और किसी ना कहेंगे, किसी खेमा भी मत कहिए, एक ही खास पक्ष रहा है जहाँ लोग जुड़ते रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी सबको पता है, सबको पता है, पर एक बात जरूर कहेंगे कि वो सारे ग्रुप, वो सारे ध्वस्त होंगे, वो हो रहे हैं। और अभी जो पिछले 5 वर्षों की बिलबिलाहट देख रहे हैं ना आप, उसमें वो चाहे हम्म। पुरस्कार वापसी के रूप में निकले, या चाहे चिट्ठियों के रूप में निकले, वो चिट्ठियां हम्म। अमेरिका के राष्ट्रपति तक जाएं या कहीं और जाएं, या अपने राष्ट्रपति, ये जो बिलबिलाहट पिछले 4-5 वर्षों में है ना, वो केवल इसी हम्म। के कारण हो रही है कि यह टूट रहा है उनका गैंग ग्रुप, और ये टूटेगा। अगले 10 वर्षों में वो कहीं दिखाई नहीं देंगे, ये कम से कम इस ठेठ देहात में बैठ के मैं देख पा रहा हूं। तो ये इसके टूटने से जो आप जैसे नुकसान की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि एक बार मान लीजिए कि जो लोग इस पक्ष से उस पक्ष में गए, और एक साहित्यकार के तौर पे जाने जाने की बजाय अब सिर्फ गालियां देने के लिए जाने जाते हैं, या कुछ भी ऊट पटांग लिखने के लिए जाने जाते हैं, क्या ऐसा हो पाएगा कि वो वापस आ पाए, वापस से लिखने से अपने जुड़ पाए, या अपने लेखन को फिर से जिंदा कर सके, अपने अंदर के लेखक को, अपने अंदर की लेखिका को? आपको याद होगा
2000 बिहार में बड़ा मजेदार उदाहरण है। 2005 के पहले हर पंचायत में कुछ क्रिमिनल्स हुआ करते थे जो बूथ छापने का काम करते थे, और सारे नेताओं ने कुछ कुछ को रखा हुआ था कि ये मेरे लिए बूथ छापेगा। और जब 2005 में बूथ छापना बंद हो गया ना, तो सारे नेताओं ने लात मार दिया उनको, क्या अब तो ये मेरे किसी काम के नहीं है। और क्राइम बस उसी एक घटना के कारण भी कम हुआ कि जब नेताओं ने ये समझ लिया कि अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, तो इन्होंने उनको छोड़ दिया और वो खत्म हो गए। जिस दिन इन भागे हुए लोगों को पता चल गया कि अब ये ग्रुप मेरी कोई सहायता नहीं करेगा या ये कर पाने की स्थिति में नहीं है, जिस दिन उन्हें ये लग गया कि अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ देंगे उनको, ये सब वापस या आएंगे अगर जीवित कह रहे लीजिए तो। कि जितना जितना खर्च हो रहा है उसकी तुलना में रिस्पांस तो कुछ भी नहीं आ रहा। बल्कि कई बार जैसे हम कहते भी हैं कि जिन तस्वीरों को दिखा करके आप चाहते हैं कि हमारे मन में कुछ घृणा उपजे उसके प्रति, किसी नेता के प्रति, उन तस्वीरों को देख करके तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये तो किसी चक्रवर्ती सम्राट की छवि है, हम लोग उसी के लिए तो उसको वोट दिए थे। तो उल्टा हो जाता है। तो वो जिस चीज से या जिन बातों से चाहते हैं कि कुछ छवि खराब होगी, असल में तो उसके वोटर के लिए उस वही छवि चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा फायदा ही हो जाता है। हाँ हाँ कहीं हाँ पे हाँ। नतमस्तक और गांधीवादी सी छवि उसकी हम लोग देखना ही नहीं चाहते। कई बार उसकी जो गांधीवादी छवि अगर प्रचारित की जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद नुकसान ज़्यादा होगा। इसका उल्टा होता है जब उसकी हिंसक या फिर एक सख्त प्रशासक की छवि दिखाई जाती है। तो खैर चलिए, ये तो होता ही है, जैसे जैसे नुकसान दिखेगा वैसे वैसे कई लोग लात मार के बाहर किए जाएंगे, बल्कि शुरू भी हो गया होगा। शुरू हो गया है अब बिल्कुल। जी, तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं आपकी किताब पुण्यपथ पर। और मेरी उम्मीद है कि कई दर्शक ऐसे होंगे जो पुण्यपथ की कहानी के बारे में कुछ जानना चाहते होंगे। तो क्या आप छोटे में बता सकते हैं कि क्या कहानी थी या किस विषय को लेकर कैसे आप आगे बढ़े इस कहानी में? पुण्यपथ की कहानी एक सामान्य परिवार की कहानी है जो 1947 की आजादी में गुलाम हो गया था। 1947 में ये भले हम कहें कि वो अखंड भारत का सबसे गौरवशाली वर्ष था, पर उसी करोड़ों हिंदू गुलाम हुए थे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में बच गए, रह गए। वैसे ही एक परिवार की कहानी है जो पाकिस्तान में लगातार विपरीत परिस्थितियों में दुख भोग रहा है। और जब स्थितियां एकदम ऐसी हो जाती हैं कि उसे लगता है कि अब इसमें नहीं रहा जा सकता, तो वहां से वो भारत की ओर देखता है। और पाकिस्तान जैसे देश से एक हिंदू परिवार अगर भारत को देखता है तो उसे भारत स्वर्ग जैसा ही दिखता है। पाकिस्तान से भारत की यात्रा, पाकिस्तान से भारत आने वाला पथ उसको पुण्य पथ दिखता है। पर क्या सचमुच पाकिस्तान से भारत आने के बाद वो चीजें उसे मिलती हैं, वो सम्मान उसे मिलता है जिसकी उम्मीद लगा के वो पाकिस्तान से भारत भाग के आया है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है, और ये पूरे देश को पता है, इस पर चर्चा हो या ना हो, ये पूरे देश को पता है कि सचमुच उन्हें वो सम्मान भारत में नहीं मिल पाता जो ढूंढते हुए वो भारत आते हैं। तो वो एक परिवार का स्ट्रगल है। कहानी के बीच में धर्म है। पूरी कहानी धर्म की उंगली पकड़ के चलती है क्योंकि सर्वेश ने लिखी है। और और आगे इससे ज्यादा मैं नहीं बताना चाहूंगा। बैठे दो चार लोग सर्वेश को छांट देंगे, इसलिए सर्वेश को इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। फिर कुछ रिपीट होने लगा भैया। हाँ, कुछ खास नहीं, वो दूसरी तरफ हाँ। जो लाइव चल रहा होता है फेसबुक पर, अच्छा अच्छा संभवतः अच्छा। उसकी आवाज़, जी जी जी। तो कभी कभी वो ओवरलैप हो जाता है।
खैर, तो हम लोग थे कि पुण्य पथ की तरह वो देखता है, उस पर चलकर आना तो चाहता है, लेकिन ये पुण्य पथ लेके कहाँ जाता है, कहाँ पहुंचाता है उसे? क्या भारत आकर के उसको सचमुच कोई पुण्य भूमि मिल जाती है? क्या कहेंगे इस पे? नहीं मिलती है। मैंने पुण्यपथ के समय जब मैं लिख रहा था तो मेरे बहुत मित्रों ने मेरा बड़ा सहयोग किया, और उन लोगों ने कुछ ऐसे जगहों पर ऐसे लोगों से जाके बात भी की थी, और एक एक वैसे लोगों से भी हमने बात की थी जो यहाँ आके और अच्छे से सेटल्ड हुए हैं। हमने ऐसे परिवारों से भी बात की थी जो आए हैं वहां से और यहाँ आके अच्छी स्थिति में है। और ऐसे भी बहुत परिवारों से मेरे दोस्तों ने बात की जो मतलब आके और यहाँ बड़ी बुरी स्थिति में है। ये बुरी स्थिति में जीने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है उन लोगों की अपेक्षा जो आके अच्छी स्थिति में है पाकिस्तान से भारत आके। और इसका कारण बस इतना ही है कि इस मोदी शाह की जोड़ी के पहले किसी ने इस विषय पर सोचने तक की जरूरत नहीं समझी। किसी ने संवेदना नहीं दिखाई उन लोगों के लिए जो अपने हैं और जो बहुत दिनों से गुलामी झेलते हुए और लगातार कष्ट भोग रहे हैं। ये सच है। कई बातें ऐसी हैं जो मैं न कह पाता हूं न लिख पाता हूं। मैं थोड़ा कुछ चीजें ऐसी हैं, मेरे पाठक भी समझ ही गए होंगे जिन्होंने दोनों किताबें पढ़ी हैं, कि सर्वेश अपने आप को यहाँ आके रोक लेते हैं। तो मेरी एक अपनी खींची हुई सीमा है जिसको मैं क्रॉस नहीं करता, पर लोगों को पता है कि कितनी कितनी चीजें मैंने संकेत पुण्यपथ में किया भी है कि कितनी बुरी दशा है मतलब पाकिस्तान से भारत आए हिंदू परिवारों की। आप देखते हैं कि 2 साल में रोहिंग्या सेटल्ड भैया अपने देश में, सब कुछ बन जाता है उनका, जिनका कोई अधिकार नहीं है भारत पर, जिनका भारत पर कोई हिस्सा नहीं बनता, कोई दावा नहीं बनता, जो फर्जी तरीके से घुसते हैं 2 साल में उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन ऐसे भी परिवार हैं जो 10-10 वर्षों से, 20-20 वर्षों से, बल्कि अपने बिहार में भी ऐसा जगह है कि बांग्लादेश से विभाजन के समय ही 55-60 में कुछ परिवार भाग के आए और अभी तक इतनी बुरी दशा में है कि मतलब ये जो एक शोषण और वगैरह वगैरह की कथाएं जो चलती हैं ना, अगर सबसे अधिक बुरी दशा में कोई है तो वो लोग हैं। आज भी उनकी दशा इतनी बुरी है कि उनको जीवन यापन के लिए क्या कर देना पड़ता है मैं नहीं कहना चाहता। तो जो सोच के वो लोग आते हैं, ये सच है कि यहां वो नहीं मिलता है। और एक बात और, अगर कोई पाकिस्तान में रह रहा हिंदू उसके आंख से एक भी आंसू गिरता है ना, तो ये भारत सरकार के गाल पर तमाचा है। ये जो विश्व के सामने हमारी छवि है, उस छवि पर तमाचा है। और यकीन करिए भैया, हमारी सरकार अपने गाल पर ऐसे तमाचे रोज ही लाखों बार खाती है। हम आंख मूंद लेंगे तो सत्य नहीं बदलेगा। खैर, तो यहाँ से एक और चीज पर मेरा ध्यान गया कि आपकी किताब का कवर जो है उसमें फ्रंट वाला कवर तो नहीं, लेकिन पीछे का कवर देखने पे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कोई एक शरणार्थी परिवार या कोई ऐसा परिवार है जो थोड़ा ग्रामीण परिवेश से आने वाला, और सारा वो सामान उठाए जिसको हम लोग मोटरी चोटरी कहते हैं, तो वो सर पे उठाए वो कहीं जा रहा है। तो वो देखने से पता चल जाता है कि ये किसी विस्थापन से जुड़ी हुई कोई कहानी है। मगर ये पहला इसमें तो सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्यों कि ये बैक कवर पे है, फ्रंट कवर पे नहीं। फ्रंट कवर पे शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। और दूसरा सवाल ये उठता है कि भाई ये तस्वीर जिसने बनाई है वो तो 15 साल की एक बच्ची है। आप ठीक ठाक स्थापित लेखक हैं कम से कम पाठकों के बीच, तो पाठकों के बीच स्थापित कोई लेखक किसी बच्ची को आमंत्रित करे। आद्या श्री नाम है उस बच्ची का जिसने ये तस्वीर बनाई थी। तो किसी बच्ची को आप इनवाइट करें अपनी किताब का कवर बनाने के लिए, ऐसा भी तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है।
तो ये दोनों चीजें कैसे, आ, पहला तो पीछे के कवर मेरी पे ये तस्वीर क्यों, और दूसरा कि बच्ची को जगह कैसे, दोनों। मेरी दोनों किताबों का कवर जो है, परत का कवर भी एक 15-16 साल की लड़की ने ही बनाया था, और वो भी मेरे एक मित्र की बेटी है, और ये भी वही एक मित्र की ही बेटी है। और आद्याश्री ने ही आपकी गीतायन का कवर भी बनाया था, और वो सचमुच बड़ा जी। अच्छा काम कर रही है बच्ची। मैंने उसकी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, तो मुझे लगता है कि अ, वो इस लायक थी कि हमने कोई एहसान नहीं किया उससे लेके। उसमें वो योग्यता है उसकी, और तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि हाँ, इससे हमें अपनी बुक का कवर बनवाना चाहिए। और जो पहला प्रश्न था ना, तो कुछ प्रश्न प्रकाशक से भी बनते हैं अच्छा। कि वो पहले पेज पर क्यों नहीं है, वो पिछले पेज पर क्यों है। तो शायद इसका को जरा जरा सा ठहर जाइए, शायद फिर से नेटवर्क खराब हो रहा है और आपकी आवाज फिर से कम आ हाँ, रही है या कट कर आ रही है। अब आई है जी। जी, अब आ गई। हाँ, तो और प्रकाशकों का कैसा वर्चस्व रहा है आपको तो पता ही है, हिंदी, कम से कम हिंदी में। तो मेरी चली नहीं थी भैया, हमने तो बनवा के भेज दिया था, और बाकी हमारे प्रकाशक और उनके टीम है वो, उनका विषय है ये, और क्या कहूँ जी। इस बीच में हाँ। कुछ पाठकों ने, कुछ दर्शकों ने लिखा है कि ऐसे विचार उत्तेजक संवाद होते रहने चाहिए। कुछ ने कहा है कि आवश्यक संवाद। कुछ भोपाल के प्रसिद्ध साहित्यिक संसार से भी इसकी तुलना कर रहे हैं। अ, यहाँ पे एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है तो कृपया इसे अपनी वॉल पे शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातचीत जो है वो पहुंच सके। और जब भोपाल के प्रसिद्ध साहित्यिक संसार की बात होती है तो देखा जाए तो हिंदी पट्टी जो है वो काफ़ी हद तक भोपाल में हिंदी भवन होने की वजह से कुछ तो शायद, या फिर ऐसी वजहों से भोपाल का हिंदी से काफी ज्यादा ताल्लुक रहा है। तो इस बात पे हमने एक बार चर्चा की थी कि साहित्यिक खेमे बनने से नुकसान क्या हुआ है। तो ये ऐसा कैसे होता गया कि पाठक से लेखक कटता गया और पुरस्कारों से ज्यादा जुड़ता गया? क्या इसके पीछे आर्थिक कारण, माफ कीजिएगा, क्या इसके पीछे आर्थिक कारण भी रहते हैं? मुझे आर्थिक कारण तो एक क्या कहें ही, मुझे ऐसा अभी भी नहीं लगता अब भी कि लेखक अगर उसमें क्षमता है और उसमें लोक की समझ है, तो उसे किसी ग्रुप या किसी संस्था या ऐसे किसी खेमे को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो लिख के अपनी रोटी चला सकता है, पाठक उसके घर में दाल रोटी पहुंचा देंगे। प्रेमचंद आज भी अमेजोन पे जाइए तो टॉप 100 में प्रेमचंद जरूर होते हैं। हम और नए लोग हों या ना हो, प्रेमचंद जरूर होते हैं, रेणु जी जरूर होते हैं, जयशंकर प्रसाद जरूर होते हैं। कारण बस इतना ही है। और ये जो बीच के पिछले 30-40 सालों के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, ये कहीं नहीं दिखते, न टॉप 100 में, न टॉप 200 में, न टॉप टॉप 1000 में, कहीं नहीं दिखते। एक तो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इस साल एक बहुत प्रसिद्ध सम्मान मिला। जिस दिन मिला उनको, मैंने अमेजोन पे जाके उनकी किताब ढूंढी, जिस किताब के लिए समीक्षा की किताब थी। तो आपको आश्चर्य होगा भैया, उस पे एक टिप्पणी थी, सिर्फ एक। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का झूठ का धंधा चल रहा है। मतलब अच्छा, ये क्यों है? सिर्फ एक टिप्पणी होना एक अपमानजनक स्थिति है ना। ये कितनी अपमानजनक स्थिति है। और मतलब किस तरह के प्रश्न उन लोगों पर बनते हैं जिन्होंने चयन किया, उनका क्या चयन का आधार रहा होगा। मैं देहाती आदमी अगर अपने रंग में आके बोलने लगूं तो मामला बिगड़ जाएगा। पर क्या क्या होता है यहाँ।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको लोक की समझ नहीं है। इन्होंने कभी खेत में धान रोपे जाते नहीं देखा है, तो ये किसी बड़े राजनेता की तरह दिल्ली में बैठ के कह देते हैं कि मैंने गन्ने की लकड़ी देखी है। ये जब लिखते भी हैं तो गन्ने की लकड़ी लिखते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी देखा नहीं है गन्ना उपजते हुए। ये सब जिनको मैं प्रेमचंद की बात कर रहा था, वो इसलिए सफल हैं कि उन्होंने वो अधिकांश दुख लोगों को भोगते हुए देखा था जो उन्होंने लिखा। आप अभी भी अगर आप रेणु के उपन्यासों की बात करें तो अभी भी हर गांव में कोई जितेंद्र नाथ दिख जाता है और हर गांव में कोई लुत्तो दिखता है। प्रति परिकथा लिखे हुए 70 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे गांव में कोई जितेंद्र नाथ और कोई लुत्तो है। हमको अभी भी बलदेव जी जैसे चरित्र भी दिखते हैं, और जितने भी इसके क्या नाम था उनका, मैला आंचल के जितने भी चरित्र हैं, कालीचरण जैसे चरित्र भी हमको अपने गांव में आज भी दिखते हैं। और यही कारण है ना कि अभी भी कई लोगों को जब मुद्दे नहीं मिलते तो वो रेणु जी के उपन्यासों की या प्रेमचंद के उपन्यासों की नकल करके उपन्यास लिखते हैं, उनके पात्रों से पात्र चुरा के लिखते हैं। तो अगर आपको चलना है तो आपको लोक की समझ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक आम आदमी किस परिस्थिति में कैसा रिएक्शन देता है, क्या व्यवहार करता है। तो या तो आप ये अनुभव से प्राप्त करेंगे लोक के बीच में रह के, और नहीं तो कहीं से कॉपी पेस्ट मारेंगे। अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो आप उठा के फेंक दिए जाएंगे कूड़ेदान में। आप अवार्ड भले खरीद लीजिए, आप पुरस्कार भले खरीद लीजिए, आप यहाँ अपने पीछे सैकड़ों मेडल और वो चांदी वाले जो वो होते हैं, क्या क्या मुझे तो नाम भी नहीं पता, वो सैकड़ों, हाँ वो सैकड़ों लगा लीजिए, आम पाठक आपको दूर से नमस्कार करके निकल जाएगा। कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है कि हिंदी में जो लोग पढ़े गए पिछले 40-50 सालों में, उनको कह दिया गया ये लुगदी साहित्य है, मुख्य धारा का नहीं है। उनको कह दिया गया ये बी ग्रेड है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और आपको कितने पढ़ा? तो हमको कोई पढ़े ना पढ़े, हम बड़े हैं। तो ये मास और क्लास का फर्क कह लेंगे क्या इसको? मास जी, और क्लास किस बात का क्लास प्रभु, किस बात का क्लास? 10 पन्ना पढ़ने के बाद 2 लाइन नहीं मिलती है जो हम कहीं कोट कर सकें, कौन सी का क्लास? कौन सी का क्लास? मतलब अब आप किसी मुझे जैसे किसान को कहिए कि गेहूं क्लास नहीं है, हमने अपने खेत में ढांचा बोया है, वो क्लास है, हम थोड़ी मान लेंगे। अब आप ढांचा को क्लास कह के तो ढांचा पेरो, उसका तेल निकालो, उसमें पूरी छान के खाओ। हमें पता है कि गेहूं गेहूं है, कोई क्लास व्लास नहीं है, भरम है, सब भरम है भैया। ये कभी कभी हंसी आती है, सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल। कभी कभी हंसी आती है, ये किसको ठग रहे हैं? ये खुद ठगे जा रहे हैं। एक अच्छी स्थिति में होने के बावजूद अगर कुछ आप ऐसा नहीं कर पाए कि किसी गांव में बैठे सर्वेश को आपकी किसी किताब का नाम याद रह जाए, गांव में बैठा कोई सर्वेश कहीं आपकी, मतलब जिस सर्वेश को प्रेमचंद के सारे पात्र याद हैं, जिस सर्वेश को रेणु के सारे पात्र याद हैं, वो इन बीच के दौर के इनकी किताबों का नाम तक नहीं याद है। इतनी अच्छी स्थिति में होने के बाद भी अगर आप ये नहीं कर सके तो आपने खुद को ठगा है। कुछ नहीं होने वाला है इससे, कुछ नहीं होने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण दे दें। वेद प्रकाश शर्मा जी की मृत्यु हुई थी, और उन्हीं दिनों बीच के दौर के हिंदी के एक बड़े साहित्यकार की पत्नी की फोटो उत्तर प्रदेश के किसी जगह पे राशन की लाइन में वायरल हुई थी कि वो बुजुर्ग महिला सरकारी राशन की दुकान पर लाइन में लगी हुई थी। किसी पत्रकार ने तस्वीर ली और लगा दी अखबारों में। उस दिन मेरे एक मित्र लेखक ने लिखा था
कि आप कुछ भी दावा कर लो, आप वेद प्रकाश शर्मा को जितनी गालियां दे लो, उनके लेखन को जो कुछ भी कह लो, उनकी पत्नी कभी राशन की लाइन में लगने नहीं जाएगी। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी कभी राशन की लाइन में नहीं लगेगी, क्योंकि उनके साथ पाठक थे, इनके साथ तुम थे। मरते मरते ही उनकी दशा ये हो गई। यही सत्य है, बाकी सब झोल है, बाकी सब झोल है। मीनाक्षी मिश्र जी लिखती हैं कि जितना आत्मविश्वासी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। वाह। अच्छा देखिए, मुझे अब तक की कोई टिप्पणी नहीं दिखी थी, जो मेरे काम की है वो दिख गई। हाँ, जो मेरे काम की है वो दिख गई। थैंक यू। हाँ। इससे पहले वाली टिप्पणी में भी कहा गया है कुछ ऐसा ही। सुगंधा शर्मा जी ने लिखा है, प्रेमचंद जी को अब भी जब पढ़ती हूँ तो मुझे वैसे सभी चरित्र आज भी चारों तरफ नजर आ जाते हैं। नवीन लेखकों के चरित्र सिर्फ फेसबुक पर ही दिखते हैं। भगवान का शुक्र है कि मैंने उपन्यास नहीं लिखा। अगर मैंने उपन्यास लिखा होता तो पता नहीं मेरे चरित्र कैसे होते। क्या ही कहें। अब ये तो जरूर है कि प्रेमचंद के चरित्र हमें आज भी दिखते हैं, मैंने तो कहा ही, और यही उनके सफलता का एकमात्र कारण है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये इस चीज को हम घुमा देना चाहेंगे। इस चीज को हम घुमाना इसलिए चाहेंगे क्योंकि आप हाल में आई एक किताब देखिए, अंग्रेजी की किताब है द वाइट टाइगर, काफी चर्चित और पुरस्कृत किताब रही है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसकी कहानी शुरू होती है एक गरीब व्यक्ति से जो ढाबे वगैरह पे काम कर रहा होता है, ऐसे ही छोटे मोटे, कभी किसी की घर में नौकरी कर रहा होता है, नौकर का काम कर रहा होता है, और ऐसे ही वो धीरे धीरे काम करता हुआ और काम के साथ साथ अपराध का रास्ता चुनता हुआ आगे बढ़ता है। अंत में वो काफी बड़ा आदमी हो जाता है। जब आप इस अंग्रेजी उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इस आदमी को अपने आसपास नहीं देखा। हम सब किसी न किसी ऐसे आदमी को जानते हैं। मतलब अगर विशेष तौर पे हम ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बिहार में पले बढ़े हैं, तो हम जानते हैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध का रास्ता चुना था शुरुआत के दौर में कभी, जिसको आप चोरी या फिर दलाली या फिर स्क्रैप बेच देना या ऐसे छोटे मोटे अपराध किया करता था, और आज वो ठीक ठाक अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे जो पात्र थे वो अंग्रेजी के उपन्यासों में दिख जाते हैं। हिंदी में ही ये समस्या है कि आपके पात्र जो हैं वो जो भी विशेष तौर पर जो चर्चित किताबें होती हैं या फिर जिनके जो पुरस्कृत किताबें होती हैं, पुरस्कृत किताबें होती हैं, उसमें ऐसे कोई मतलब पात्र नहीं दिखते जिनके बारे में कुछ बात की जा सके, या वो पात्र ऐसी भाषा नहीं बोल रहे होते जो आम आदमी बोलता है। कई बार तो वो ऐसी भाषा होती है जो पता नहीं कौन बोलता है। मुझे लगता है ना कि अगर मुझे अभी पिछले कुछ दिनों को लेके मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य को अगर मतलब उसका विभाजन करना हो ना, मतलब वर्गीकरण करना हो, तो मैं दो भागों में बांटूंगा। एक तो पुरस्कृत साहित्य और दूसरा पढ़े जाने लायक साहित्य। पुरस्कृत है उसको छोड़ दीजिए, वो पढ़ने की चीज नहीं होती है, वो सिर्फ इनाम लेने के, पुरस्कार लेने के लिए होती है। पढ़े जाने वाली किताबें दूसरी होती हैं। और मैंने जैसा कहा कि सिर्फ एक ही चीज चलती है कि वो पात्र हमारे आसपास दिखता है या नहीं, और वो रियल है कि नहीं। क्या याद आया अभी, उतर गया दिमाग से मैं क्या कहने जा रहा था। चलिए कुछ और बात करते हैं, याद आएगा तो मैं ये बताइए कि आपकी नजर में आपके पाठक कौन है? मतलब किस वर्ग से आते हैं? जैसे कई बार जब मुझसे लेखन के बारे में पूछा जाता है या मुझसे लिखने की सलाह ली जाती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप लिख किसके लिए रहे हैं। अगर आप स्वांत सुखाए लिख रहे हैं तो आप अपनी डायरी में लिखिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डायरी कोई नहीं पढ़ने आ रहा। और आपको जो लेखन का सुख चाहिए, इससे वो लेखन का सुख आपको अपने आप मिल जाएगा। आप अपनी डायरी में लिखिए और अपने पास रखिए। जी, एक प्रश्न आ गया, वो हमने देख लिया है। तो इस आरोप पर शुरू में चर्चा भी हुई थी हमारी। तो चलिए, अब मीनाक्षी मिश्र जी का प्रश्न आया है तो एक बार फिर से देख लिया जाए। आप पर धार्मिक कट्टरवाद और सांप्रदायिक होने के आरोप लगते आए हैं, इसको जस्टिफाई करेंगे परत और पुण्य पथ के मद्देनजर? तो चलिए कीजिए वही जस्टिफाई। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर मुझे
जीवन भर देने हैं। मुझे ऐसे प्रश्नों के उत्तर जीवन भर देने हैं। मुझे हर बार ऐसे प्रश्नों के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मैं परत और पुण्यपत दोनों की बात करूं, मैंने पहले भी कहा कि मैंने अच्छा परत में मैंने क्या कहा? मैंने किसी दूसरे धर्म के लोगों के लिए यह कहा कि इसे मार दो। मैंने ये कहा कि उसे कन्वर्ट करके अपने में ला लो। मैंने ये कहा कि मुझे पढ़ने वाले लोग एक बोरा चावल दें और दूसरों को कन्वर्ट करके हिंदू बनाएं। मैंने ये कहा कि कोई आनंद भाई तलवार लेके निकलें और किसी के गले पर रख के कहें कि जल्दी से हिंदू बन जाओ नहीं तो काट देंगे। नहीं, परत में मैंने ये कहा कि किसी भी बेटी के साथ छल नहीं होना चाहिए। परत में मैंने ये कहा कि किसी के साथ प्रेम के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं छल होना चाहिए। पूरी किताब बस सिर्फ एक बात कहती है कि हमारी बेटियों के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए। पुण्यपथ में मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमारे लाखों भाई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में असहनीय पीड़ा भोग रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। मैंने कभी किसी दूसरे के लिए यह नहीं कहा कि उसे मार दो। मैंने किसी दूसरे धर्म के प्रतीकों का अपमान नहीं किया। मैंने कभी किसी दूसरे संप्रदाय की मान्यताओं पर प्रहार नहीं किया। मैंने कभी किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठाई। ये तो वही बात होती है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होती। सर्वेश में कभी शेर को थोड़ा सा बदल लिया जाए, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो सूटकेस में भेजते हैं तो चर्चा नहीं होता। चर्चा नहीं होती, यही बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये कहा कि सूटकेस में लाशें भेजना बंद करो तो हम कट्टर हैं, और वो भेज रहे हैं तो वो सहिष्णु है। क्या है मतलब, क्या है ये? अच्छा हाँ, एक पिछले ये का अभी याद आया भैया कि कुछ लोग ना पिछले प्रश्न के उत्तर में मुझे जो बात मैं जो भूल गया था कि कुछ लोग ना प्रश्नों को बड़ी आसानी से घुमाते हैं। आशा है वे सुनेंगे जिनके ओर से सवाल उठ, वो नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको सुनना ही नहीं है। वो ऐसे उत्तरों के समय कान में रुई लगा लेते हैं, मुझे पता है। पर मेरा मानना है भगवान ने उनको दो कान दिए ही इसलिए हैं क्योंकि वो एक से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं, उनके दिमाग में ठहरे। पर भैया समय उनका गला पकड़ के उनको सुनवाएगा। वो सर्वेश की ना सुने, वो आनंद कुमार की ना सुने, समय की सुनेंगे। समय उनका गिरेबान पकड़ के सुनवाएगा। खैर, हम कह रहे थे कुछ लोगों को, कुछ कथित बुद्धिजीवियों को प्रश्नों को घुमा देने की आदत होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो मुद्दों पर सही बोलेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को गोली ने मारा, युद्ध ने मारा। वो कहेंगे कि उस पत्रकार की हत्या जो है वो आतंकवादियों ने नहीं की, गोली ने की। वो धरती के मुद्दों के लिए चंद्रमा पर डिबेट करेंगे क्योंकि यहां उनकी बोलने की सामर्थ्य नहीं है। उनके आका का आदेश ही नहीं है कि तुम यहां वाले पर बोलो, हम पैसा बंद कर देंगे, चेक तुम्हारा नहीं जाएगा। तो ये सब चेक के लिए वो लार टपकाने वाले लोग हैं। ये कभी सही मुद्दों पर आएंगे ही नहीं, और इसी के कारण ये खारिज होते रहे हैं। इसी के कारण इनको कोई नहीं पढ़ता। इसी के कारण मतलब छोड़िए हमारा, क्या बात करें, क्या बात करें। आप अमेजोन घुमाइए, इनकी दशा देख लीजिए। अमेजोन पर अजीत आप किताबों को देख के आइए, क्यों आजकल अजीत भारती पढ़े जाते हैं, क्यों आजकल सत्याव्यास पढ़े जाते हैं, क्यों आजकल नवीन चौधरी पढ़े जाते हैं। और वे लोग जिन्होंने एक एक दर्जन पुरस्कार बटोर के अपनी जेब में रखा हुआ है, कहीं उनकी किताबें नहीं दिखती। मैंने कहा था जब कट गया, सच्चाई ये है कि बहुत बड़े बड़े मठाधीशों के किताबों का पहला संस्करण 100 का छपता है, 100 उनकी हिम्मत नहीं होती उनके प्रकाशक की कि 1000 छाप दे। उनको पता है कि 50 गिफ्ट में बांटे जाएंगे और बाकी हमारी अलमारी में सड़ जाएगा।
अगर किसी लाइब्रेरी से सेटिंग नहीं हुई तो सड़ जाएगा पड़े पड़े। 150 पन्ने की किताबों का मूल्य छपता है 900 रुपया। ये किस तरह का खेला होता है उधर, ये सबको पता है। तो खैर छोड़िए, हम लोग अभी वाले पर आए। ये तो पिछली बातें, पिछले प्रश्न का उत्तर याद आ गया, हम इधर घूम गए। हाँ, अब आते हैं। तो हम लोग पाठकों की बात कर रहे थे कि भाई लेखक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो किस किस्म के पाठकों तक अपनी पहुंच बना रहा है। उसका पाठक जो है वो आयु वर्ग में क्या होगा, 50 साल का होगा, 25 साल का होगा, महिलाएं होंगी ज़्यादा, पुरुष होंगे ज़्यादा, या शहरी जो आबादी है उस तक वो पहुंचना चाहता है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के पाठकों के लिए उसने अपनी किताब लिखी है। इस तरह से वर्गीकरण होता है जब हम लोग किताबों को किसी प्रकाशक या ऐसे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं, या लेखक को भी जब हम शुरुआत में कह रहे होते हैं कि आपको किस तरह से लिखना चाहिए, तो ये बातें हम उसको बताते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप किस किस्म के पाठकों तक अपनी पहुंच बनाते हैं, या कैसे लोग होते हैं जो आपके पाठक होते हैं, आपने क्या कभी इस पे ध्यान दिया है, कभी नोट किया है इसे? परत और पुण्यपत दोनों के लिए मुझे ऐसे लोगों का भी फोन आया जो जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, और जो ये कह रहे हैं कि बड़े दिनों के बाद सर्वेश मैं किसी किताब को पकड़ के रोया, तुम सामने होते तो गले लगा लेता। और वे लड़के भी हैं जिनको आप फेसबुक पर देखते भी हैं, जो 18 के हैं, 20 के हैं, हर आयु वर्ग के लोग पढ़ते हैं। वे लोग पढ़ते हैं जिनके हृदय में धर्म है, जो सच में जीना चाहते हैं, जो झूठ में जीना नहीं चाहते, जिनको किसी सैनिक की हत्या का जिम्मेवार गोली लगती है या युद्ध लगता है, वो सर्वेश को नहीं पढ़ेंगे। सर्वेश को वो पढ़ते हैं जिनको पता है कि भारत का सैनिक मरा है तो उसको पाकिस्तान ने मारा है, पाकिस्तानी मानसिकता ने मारा है। जो ये मानते हैं कि हमारे मंदिरों पर हत्या होती है तो हत्या हमारे मंदिरों पर आक्रमण होता है तो एक विशेष विचारधारा करती है। वो नहीं कहते कि तलवारों ने तोड़ा। जितने लोग हैं जो कहेंगे कि हत्या तलवार ने की, हत्या गोली ने की, वो झूठे लोग सर्वेश को नहीं पढ़ते। वो कहते हैं सर्वेश नफरत बेचता है, सर्वेश जहर उगलता है, सर्वेश और क्या। अरे बड़े मजेदार टिप्पणियां मिलती हैं भैया आजकल मुझे। एक दिन मैं कहीं मेरे लिए कुछ लिखा गया और मैं अपनी पत्नी को पढ़ाने लगा। मतलब उस दिन मुझे लगा कि यार ये तो पत्नी को पढ़ाना होगा। मतलब मैंने मोबाइल खोल के और अपनी पत्नी को दिखाया कि देख भाई ये कमा रहा है ये कमा रहे हैं हम। ये तो ऐसी चीजों पे हंसी आती है। ये नकारे गए लोग हैं, किसी दूसरे देश में उपजी एक फर्जी विचारधारा के गुलाम लोग, जो सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। वैसे लोग सर्वेश को खारिज करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी यात्रा बहुत बढ़िया चल रही है, मैं पुण्य पथ पर हूं और इस पर जीवन पर्यंत चलता रहूंगा। जी, आगे एक टिप्पणी आई है प्रवीण शेरावत जी की, जिससे मुझे एक और बात याद आ गई। इन्होंने लिखा है कि ज्यादातर राइट विंगर केवल अंग्रेजी में लिखते हैं। तो इसमें एक बदलाव आ गया था 2000। जी, सर्वेश हिंदी में लिखते हैं, और सर्वेश के अलावा भी मेरी जानकारी है कि दक्षिण पंथी झुकाव रखने वाले या धार्मिक नहीं, हम दोनों भाषाओं में लिखते हैं, बल्कि दोनों भाषाओं में नहीं, हम 4 भाषाओं में लिखते हैं भाई। बाप रे हाँ, फेसबुक मुझे नहीं छोड़नी हिंदी। फेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो जरूर मैं ज्यादातर समय मैं हिंदी में ही लिख रहा होता हूँ। हाँ। तो ये जो अंग्रेजी में लिखते हैं, इस वाली विचारधारा में एक छोटा सा बदलाव आया था कभी 2012 के दौर में। 2012 के दौर तक जो था वो गूगल इनपुट टूल्स के जरिए हिंदी में लिखना थोड़ा सा सहज हो गया था।
तो अलग से हिंदी टाइपिंग जिन लोगों को नहीं आती थी वो लोग भी हिंदी में टाइप करने लगे। और उस वक्त मेरी अजीत सिंह और ऐसे दूसरे लोगों से बात होती थी, तो अजीत सिंह जी ने उस दौर में कहा था कि ये जो हिंदी फेसबुक पे आ गई है, देखना इससे 10 साल में 100 प्रेमचंद्र निकलेंगे। तो हिंदी मुझे याद है। लेखक मेरे ख्याल से पिछले अगर 8-10 साल का समय कहा जाए तो पिछले 10 साल में मेरा ख्याल है कि हिंदी में लिखने वाले तो काफी बढ़ गए हैं। आपको क्या लगता है, हिंदी में लिखने वाले बढ़ रहे हैं, या एक बीच बीच में जो चर्चा आती है नई वाली हिंदी की, उसके भी लेखक और पाठक बढ़ रहे हैं क्या? अच्छा, ये नई पुरानी तो मुझे समझ में नहीं आती। मैं नहीं समझ पाता कि नई वाली नई क्यों है, और फिर सर्वेश जो है वो क्या है। क्या मैं जो लिखता हूँ वो नई वाली है, या वो पुरानी वाली है, और पुरानी है तो कितनी पुरानी है। तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, ये जरूर है कि हिंदी में बीच के दौर में भी लिखा जाता था, आज भी लिखा जा रहा है, आगे भी लिखा जाएगा। लगभग लगभग लिखने वालों की संख्या हमेशा समान ही रही है। बीच के दौर में पिछले 25-30 वर्षों में लिखी तो जाती थी, पढ़ी नहीं जाती थी। अभी वाले पढ़े जाते हैं। पिछले वाले केवल पुरस्कार के लिए लिखते थे, अभी वाले पाठकों के लिए लिखते हैं, वो चाहे नई वाले हों या हाँ, मैं भी शायद पता नहीं किस में हूं, मुझे अपना अभी। अच्छा, आप आनंद भैया मुझे बता दीजिएगा कि मैं किस में हूं, नई में हूं, पुरानी में हूं, कहाँ हूं। पर ये जरूर नहीं, है। ये डिफरेंशिएशन दरअसल हम मानते ही नहीं, नई वाली और हिंदी और पुरानी वाली हिंदी का हम, मेरे लिए डिफरेंशिएशन हिंदी हिंदी है बस। हम मेरे इसलिए नहीं लिए मान रहे होते हिंदी ना, हिंदी है बस। क्योंकि हमने इतिहास खंगाल के देखा। तो इतिहास हम्म खंगाल के देखा तो मुझे पता चला कि 1830 के दौर में, 1830 हम्म 1840 के बीच के दौर में हिंदी अखबार जब छपने शुरू हुए तो उस समय हिंदी जो होती थी वो हिंदी होती नहीं थी, खड़ी बोली होती थी। और करीब करीब उसी दौर में जो मिशनरी थे उन लोगों ने अपनी बाइबल का अनुवाद, बाइबल का भी नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद जो था वो खड़ी बोली में करवाया, खड़ी बोली हिंदी में करवाया कह लीजिए। तो उन्होंने जो विराम चिन्ह इस्तेमाल किए, जो विराम चिन्ह उन्होंने प्रयोग में लाए, वो विराम चिन्ह अंग्रेजी वाले ही थे। तो कॉमा, सेमीकॉलन, फुल स्टॉप और एक्सक्लामेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो ये सारे जो चिन्ह थे, जो आज हम प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर अर्धपूर्ण विराम की जगह एक कॉमा लिखा हुआ देखते हैं, और पूर्ण विराम के लिए जो हम लोगों का 2 पूर्ण विराम का सिस्टम इस्तेमाल होता था उसकी जगह सिर्फ एक खड़ी लाइन दे करके सिंगल पूर्ण विराम का सिस्टम इस्तेमाल होने लगा। तो ये उस ओल्ड टेस्टामेंट के अनुवाद से आया था। और अक्षरों में अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लोग जहाज लिखते वक्त एक ज के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं जिसको हम लोग नुक्ता कहते हैं। तो नुक्ता। देवनागरी, हाँ, देवनागरी में नुक्ता होता ही नहीं। और उस नुक्ते बिल्कुल। की कमी को उर्दू वाले कहते हैं नुक्ताचीनी करना, मतलब छोटी छोटी गलतियां ढूंढना जो होता है वो उस नुक्ते से ही आती है। तो ये नुक्ता जो था, जो शुरुआती दौर के जो पत्रकार और संपादक थे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था, और इसके लिए उन्होंने दबा के गालियां भी खाई थी। तो जो ये नुक्ता है या कॉमा फुल स्टॉप है, ये भी 200 साल पुराना नहीं है। तो वही जो चीज़ 200 साल पुरानी है, और अगर हम लोग कहें कि भैया मेडिवल इंग्लिश किस दौर की होती थी, तो जिसको इंग्लिश लिटरेचर का मेडिवल एरा कहा जाता था वो सन 1000 होता था। तो भैया जिसका मेडिवल एरा सन 1000 से लेकर के 1500 के बीच में बीत करके खत्म हो चुका, उसकी तुलना में देखेंगे तो 200 साल पुरानी हिंदी तो बिल्कुल ही नई ताजी होती है। तो पुरानी हुई कब जो नई हिंदी होगी? अच्छा, तो एक पहले पुरानी हो मजेदार जाए तो देखेंगे वाकया नई याद आ वाली भी। रहा है मुझे भैया, मैं बता देना चाहता हूँ। मतलब एक अचानक याद आ गई। एक मेरे कवि मित्र हैं, जी। मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा पर वो समझ जाएंगे जरूर। आज से 4-5 साल पहले, वो सुनेंगे, मेरी आज भी उनसे बड़ी अच्छी बनती है, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 4-5 साल पहले कहा कि सर्वेश, यूं लिखने में मजा नहीं है। मतलब क्या छूटा है जयशंकर प्रसाद से जो तुम लिखोगे, क्या छोड़ा है बच्चन और पंत ने जो तुम लिखोगे। कुछ नई धारा बहाओ यार। मतलब अपने लेखन के लिए कुछ नया नाम खोजो कि ये फलावाद है या ये धारा है। तब शायद भविष्य में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि इस वाद के जनक ये हैं। तो मुझे लगता है ना
कि हिंदी में सिर्फ अपने आप को याद रखे जाने के लिए बहुत सारे वाद गढ़ दिए गए कि यह आलूवाद है, ये परोरावाद है, वो भिंडीवाद है, वो तरकारीवाद है। जैसे मैंने पिछले दिनों में ही देखा था, रोज अखबार में छपता है कि फला के मरने से एक युग का अंत। आज एक युग का अंत हुआ, कल किसी युग का अंत, किसी किसी दिन तो एक ही दिन में 3 युग का अंत हो जाता है। तो जिस तरह वो युगों का अंत होता है, उसी तरह हिंदी में नई धाराएं आती हैं। और मुझे कभी, मतलब मुझे एक आम पाठक के रूप में मुझे कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। मुझे तो हिंदी बस हिंदी दिखती है। युग के साथ भी एक बड़ी मजेदार चीज है। आपने स्वर्गीय नरेंद्र कोहली जी हुआ करते थे, तो सन 1975 के आसपास उनकी कई किताबें आई थी। एक साथ ही, लगभग एक साथ ही लिखी उन्होंने, लंबे दौर में थी, मगर एक एक करके जब वो प्रकाशित होनी शुरू हुई और लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, तो अभ्युदय से लेकर के और फिर महासमर तक लगातार उनकी कई किताबें 1975 के दौर में आई। तो उनके समय में कहा गया था कि इस समय को नरेंद्र कोहली युग कहा जाए, क्योंकि इसके सिवाय किसी की किताबें पढ़ी ही नहीं जा रही हैं आजकल। इसके बाद हिंदी के किसी लेखक के लिए ऐसा हुआ हो, ऐसा याद नहीं आता। वही एक पढ़े ही गए हैं, ये सच है। पुरस्कारों का हिसाब देखा जाए तो मुझे याद नहीं आता कि नरेंद्र कोहली जी को बहुत सारे पुरस्कार कोई मिले थे, कोई ज्ञानपीठ वगैरह। नरेंद्र कोहली पुरस्कारों से बहुत बड़ी चीज थे, पुरस्कारों से ऊपर की चीज थे। मुझे नहीं लगता कि हिंदी में अभी कोई ऐसा पुरस्कार है जिसको नरेंद्र कोहली जी को दिया जाए और उससे उनका कद बढ़े। वो पुरस्कारों से बहुत ऊपर की चीज। पुरस्कार तो ऐसे लोगों के लिए है जिनके लिए एक टिप्पणियां होती हैं। ये पुरस्कार उन लोगों के लिए बने हैं ना जिनके लिए एक समीक्षा बनी है और जिनके किताबों की रेटिंग अमेज़न पे जाके देखिए तो वो 2.5 लाख के बाहर है। तो वो उन लोगों के लिए नरेंद्र कोहली पढ़े जाने वाले। कई बार ऐसा होता है जब किसी लेखक का नाम कहीं सुनाई देता है और बताया जाता है कि फलाना जी है वो लेखक है, और फिर घर आते हैं वापस और उसके बाद अमेज़न वगैरह पे ढूंढते हैं कि भाई ये सचमुच लेखक है तो कोई किताब इनकी होगी। तो मेरे जैसा पढ़ने वाला आदमी क्यों नहीं इसकी किताब का नाम जानता है, तो हम आकर के वापस ढूंढते हैं। तो हमें समस्या होती है। जब ये स्थिति तब है जबकि नए पुराने कई लेखकों की किताबें मेरे पास आ जाती हैं, प्रकाशकों की ओर से भी आ जाती है। मतलब हम लोग भेज तो देते हैं जी। हर एक किताब तो हम खरीदते भी नहीं, हम तो साफ साफ कह रहे होते हैं कि हर एक बार हम किताबें खरीद नहीं रहे होते। कई बार वो प्रकाशक या लेखक की ओर से आ जाती है मेरे पास एक प्रति, तो उससे पढ़ रहे होते हैं। और उसके बावजूद जब मुझे पता चलता है कि भैया ये लेखक कौन है, इसने लिखा क्या है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई आप भी लेखक हैं। अभी भैया युग से एक बात मुझे याद आई है और मैं बता दूं। अभी पिछले दिनों, एक सप्ताह पहले, किसी एक कवित्री ने दूसरी के लिए कहा कि ये कविता का ये युग है, उनका नाम लेके। और उसी तरह जैसे इतिहास में आपने देखा है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को महात्मा कहा और दूसरे वाले ने पहले वाले को गुरुजी कहा, दोनों हिट हो गए। तो मैं कह दूं कि ये कथेतर का आनंद कुमार युग है और आनंद भैया कह दें कि ये उपन्यासों का सर्वेश युग है, उपन्यासों का सर्वेश युग है। ये तमाशे हैं ये तमाशे हैं। और हिंदी में सबसे अधिक होते हैं। गधे और ऊंट का बड़ा अच्छा सा इसमें एक श्लोक भी था। कि गधे ने ऊंट की शादी में गाना शुरू किया कि ऊंट कितना सुंदर दिखता है, और ऊंट ने वापसी में प्रशंसा की कि गधा कितना सुंदर गाता है। आहा, क्या बात, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी प्रसिद्ध सा श्लोक है। जिन लोगों की संस्कृत में रुचि होगी शायद उन्होंने सुना हो या पढ़ा हो। अगर नहीं भी पढ़ा हो तो हम पाठकों से कहेंगे या अपने दर्शकों से कहेंगे कि एक बार ढूंढ करके देखिएगा, गधे और ऊंट एक साथ अगर लिखेंगे, गधा ऊंट और शादी, तो मेरे ख्याल से गूगल सर्च में भी निकल आएगा। प्रेमचंद की ही संभवतः एक कहानी है, वो आत्मकथा टाइप की कहानी है छोटी सी, जिसमें वो एक जगह लिखते हैं कि मैं एक कार्यक्रम में गया और एक मित्र जिन्होंने मुझे बुलाया था वो मुझे जानते थे कि ये लेखक हैं, तो अपने हर मित्र से परिचय कराने लगे कि इनसे मिलिए, ये हैं प्रेमचंद जी, ये लेखक हैं। तो सामने वाला उत्तर देता, अच्छा लेखक हैं, ठीक है।
फिर वो दूसरे के पास ले गए, उनसे भी कहा कि ये लेखक हैं, उसका भी रिएक्शन अच्छा लेखक हैं। हर जगह उनको सिर्फ एक ही रिएक्शन मिला, अच्छा लेखक हैं। ये बीच के कुछ लोगों ने, हालांकि प्रेमचंद जी के समय का ये सच था, बीच वाले क्या किए कि इसको थोड़ा और गंभीर बना दिए। अभी भी सेम कंडीशन है, अभी भी। तो अरे अब थोड़ा छोड़िए ना। अब थोड़ा नाक सिकोड़ के बोला जाता है, अच्छा लेखक है। हाँ, और हमें मतलब हम लोगों को जो पिछले 10 सालों से लिख रहे हैं, उनको हमारे सीनियर्स ने विरासत में यही दिया कि एक आम व्यक्ति नाक सिकोड़ के कहा, अच्छा लेखक है, क्या कहेंगे, ये मिला है हम लोगों को। तो चलिए, उम्मीद है हाँ कि हम लोग इसको जब आगे ले चलेंगे तो अगली पीढ़ी को कम से कम ये ना मिले। हाँ, हम कम साफ से करके कम देंगे, कह के जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा कम से कम हूँ, मैं कह जगह रहा हूँ। साफ सुथरा हाँ, करके देंगे हम लोग अब हम जगह पे अपने कम से बाद कम। वालों को ये घर एकदम चमका के देंगे। वो आएंगे तो घर से कुर्सी पर बैठेंगे और कहेंगे कि हाँ मैं लेखक हूं। अच्छा चलिए, अब इस बीच में मेरा ध्यान गया कि हम लोगों ने 1 घंटे का समय लिया था, लेकिन हम लोग एक हाँ, घंटा 1.5 बीस घंटे मिनट पर पे हम लोग पहुंच आ गए। हाँ, 1 घंटा 20 जी, मिनट पे पहुंच गए हैं। तो अब इसे समेटा जाए, अब हम लोग अपनी बातचीत को बिल्कुल थोड़ा समेटने की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अंत की तरफ जो सवाल पूछा जाता है उसमें से एक सवाल होता है कि खास करके उपन्यासकारों से, कि क्या आगे हम लोग आपसे कथेतर साहित्य की भी उम्मीद कर सकते हैं? क्या कथेतर में कुछ लिखने के बारे में कुछ आपने विचार किया है? उपन्यास में तो हमें पता है कि आपका आइडिया अगला क्या है, एक का तो कम से कम जरूर पता है। कथेतर में हम्म। बताइए, कथेतर में मेरे अच्छा, साथ साथ दर्शक भी शायद रुचि रखते होंगे कि कथेतर आप लिखने वाले हैं कि आ, नहीं लिखने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आपने भी मेरी दोनों किताबें पढ़ी हैं और मुझे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो एक पाठक के रूप में आपको क्या लगता है, सर्वेश को कथेतर की ओर मुड़ना चाहिए? भाई मैं फिलहाल तो आपको मेरे अपने ख्याल सारे से पाठकों का प्रतिनिधि मान लेता हूं और मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या सर्वेश को कथेतर की ओर मुड़ना चाहिए? कथेतर हम इस हिसाब से सलाह देंगे कि आप एक आध लेख कथेतर में तो जरूर लिखकर अपने पास रखिए। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि वो मुद्दा जब आप दोबारा 1 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है आप उसे उपन्यास की शक्ल में ढालना चाहें, और अगर उपन्यास की शक्ल में नहीं भी ढालना चाहें तो लेखक की अपनी एक डायरी होती है, किन घटनाओं ने उसे प्रभावित किया और समाज में क्या घट रहा था जिसका उस पर असर पड़ा, इसको रखने में तो जरूर काम आ जाएगी। तो आप कथेतर लिखने की सोच सकते हैं, कम से कम अपनी डायरी में लिख करके रखिए। छपवाना है या नहीं छपवाना है वो बाद में तय कीजिएगा। फेसबुक पर मैंने अपने लिए बहुत बार पढ़ा है भैया कि सर्वेश पाठकों के लेखक हैं। वो अपने पाठकों की मर्जी से लिखते हैं। मतलब उनको जो लगता है कि मेरे पाठक मुझसे ये पढ़ना चाहते हैं, वो लिखते हैं। तो अगर आनंद भैया को लगता है कि सर्वेश को कथेतर लिखना चाहिए, तो आनंद भैया को मैं बता दूं कि मैं कथेतर की ओर मुड़ रहा हूं और मैं अगले 2 साल में, 1.5 साल में, जब भी मैं पूरा कर पाया तो मैं कुछ अच्छा लेके आऊंगा। चलिए, और कम से कम ये जी, एक सवाल तो अच्छा निकला कि कम से कम हाँ कथेतर भी आपका अब आने वाला है, ये उम्मीद की जा सकती है। शायद एक उपन्यास के बाद आए, उपन्यास के साथ आए, जी या जैसे भी आए, लेकिन कथेतर की ओर भी आपका आपकी जी पहुंच के अंदर ही की चीज़ होगी वो, ये अच्छी जी। बात है। तो चलिए, हाँ, अब मैं इंटरव्यू प्रयास को करूंगा। समेटते हुए हम्म, अब ये हाँ, बताइए कि पुण्य पथ लिखते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब आपने मैं कहानी इतिहास का लिखी होगी, इस बीच में कई मैं लोगों से बातचीत भी की होगी। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं भैया। कई बार लोग मेरा जो आकलन करते हैं ना कि सर्वेश ने ये क्यों लिखा, और मेरे लिए ये कहते हैं कि सर्वेश ने ये क्यों लिखा, वो बार बार खंडित विग्रह जैसे सीरीज क्यों लिखता है फेसबुक पर, वो बार बार क्यों याद दिलाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को इतनी बार तोड़ा गया। मैंने मास्टर्स इतिहास से किया है, मैंने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है, और कोई भी व्यक्ति जिसने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा होगा उसके विचार कुछ अलग हो जाएंगे। वो मतलब
एक 800 1000 वर्षों तक हमने इतने प्रहार सहे हैं। ठहरिए, आवाज फिर से थोड़ी सी कटने लगी है आवाज आपकी। तो हेलो, 1 मिनट, जब तक दोबारा से हमारा नेटवर्क कुछ बेहतर नहीं हो जाता, एक बार फिर से याद दिला दें। अब हम लोग इंटरव्यू के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर आपके कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। और चलिए वापस चलते हैं। सर्वेश, नेटवर्क ठीक है अभी? आप बोल करके हाँ देखें एक वाक्य। जी हाँ भैया, ठीक है, जा आवाज रही आ है रही है। आवाज? आ रही है, आ रही है। हाँ, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है, और जिस व्यक्ति ने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा उसे पता होगा कि हमारी सभ्यता ने कितने प्रहार झेले हैं। एक बर्बरों की आंधी चलती है एक समय, और मिस्र जैसी सभ्यता मात्र 50 वर्षों में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कोई फराओ का नाम लेने वाला नहीं बचता है। जो शरीर से सबसे बलशाली योद्धा हुआ करते थे फारस के, वे पारसी 50 साल में समाप्त हो जाते हैं। बचते वो हैं जो कुछ भाग के भारत में आते हैं, जहां के वे हैं वहां उनका पूरी तरह से नाश हो जाता है। यूनान मर जाता है, मिस्र मर जाता है। हम लगातार 1000 वर्षों तक लड़ते हैं और आज भी खड़े हैं। तो इन 1000 वर्षों में हमने कितनी पीड़ा झेली है, हमने कितना प्रहार झेला है, ये हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए। सर्वेश इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चों को पता हो कि ऐसे प्रहार हमारे साथ, हमारे ऊपर होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। ये बताया जाना चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो हमारी जो यूनान का हश्र हुआ, जो फारस का हश्र हुआ, पर्शिया का, वो हो जाएगा हमारा। हमें हमें पता होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ जैसी पवित्र जगह 8 बार क्यों तोड़ी गई। हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जिस रजिया सुल्तान का महिमा मंडन भारतीय इतिहास में एक न्यायप्रिय शासिका के रूप में और पता नहीं कितनी फिल्में गढ़ दी गई, वो महिला तक काशी विश्वनाथ पे हमला करती है, वहां के हजारों सैकड़ों निरीह पुजारियों की हत्या करवाती है, स्त्रियों तक की हत्या करवाती है, और काशी विश्वनाथ को तोड़ा जाता है। हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चों को कि जब नगर कोट के मंदिर पर कोई तुगलक हमला करवाता है तो गोमांस में मंदिर की मूर्तियों के छोटे छोटे टुकड़े करके और गोमांस में लपेट के और घड़े में डाल के पंडितों के गले में बांध के नगर में भ्रमण कराया गया। ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। सर्वेश केवल इसलिए लिखते हैं। पुण्यपथ हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाई है, और बाकी लोग भले चुप रह जाए, बाकी लोग भले चुप रह जाए। अब आप ऐसी बातें इतिहास से निकाल करके अगर बता देंगे, या ये कहना शुरू कर देंगे कि जिस अकबर को आप महान कहते हो उसके महल में 5000 युवतियां बंदी की तरह रहती थी। बिल्कुल। तो भैया दिक्कत तो होगी ही, भैया सांप्रदायिक तो कहलाएंगे। भैया भैया हम उस कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने नरकासुर की कैद से 16,000 राजकुमारियों को छुड़ा के अपना नाम दिया, जिनको कोई स्वीकार नहीं कर सकता था तात्कालिक कालखंड, उस कालखंड में उनको कहा कि यदि तुमको पति के रूप में और कोई स्वीकार नहीं करता तो इस युग का नायक स्वीकार करेगा, तुम कृष्ण की पत्नी हो। हम उस कृष्ण के भक्त हैं। हम उतना कर नहीं सकते तो कम से कम बोल तो सकते हैं, बता तो सकते हैं। हम ये करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी दूसरे संप्रदाय की परंपराओं पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं किसी दूसरे संप्रदाय की किसी कुरीति पर या किसी चीज पे बात नहीं कर रहा। मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरे घर की ओर पत्थर न फेंके जाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारा सर न फोड़ा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में फिर कोई नोखा अली न हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गोधरा में ट्रेन न फूकी जाए।
हम तो वो लोग हैं भैया, जब दुनिया नंगे घूमा करती थी तब हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा बोलते थे, जब हमारे नहीं, अलावे और कहीं। उससे उससे मजेदार एक बहुत अच्छी सी जगह है बहराइच में। तो हाँ। बहराइच में जिनकी मजार बनी हुई है, वो भारत पर हम्म। हमला करने आए थे और राजा सुहेलदेव राजभर ने उनका सर काट लिया था। तो आज राजा सुहेलदेव राजभर कहीं होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी मजार कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता, अच्छा लेकिन जो अच्छा हमलावर अच्छा आए थे कितना उनकी मजार बनी हुई है और वहाँ और मेला भी कितना लगता है। और कितना मजेदार है कि राजा सुहेलदेव के नाम पे बनने वाली राजनीतिक पार्टी का मुखिया उस मजार पे जाके माथा टेकता है। क्या 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 लोकतंत्र गढ़ा है हमने, क्या लोकतंत्र गढ़ा है कोई हमने। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको भी और हमको भी ऐसी बातों पर सांप्रदायिक घोषित किया हाँ, जाए। हम लोग तो चलिए, घोषित लेकिन हो ही अब चुके हैं। देखिए 1 घंटा 30 मिनट हम लोगों को बातचीत करते हो चुके हैं। हाँ और हाँ अब हमको लगता है कि हमारे दर्शक और पाठक भी जो हैं वो थोड़े बोर हो रहे हाँ होंगे। हाँ, बहुत तो बोर यहाँ हो रहे होंगे। हाँ निवेदन किया हम्म। जाए उनसे कि भाई अगर संभव हो तो परत पढ़िए। परत अगर आप पढ़ते हैं तो परत के साथ साथ हम आवरण पढ़ने की सलाह देते हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि घर में ये किताब की एक प्रति लेकर के आप रख लीजिए। किताबें अपना पाठक खुद ढूंढ लेती हैं। अगर आपके घर में आवरण और परत जैसी किताबें होंगी तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा वो आप जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आप उस फायदे नुकसान को खुद जोड़ करके, खुद सोच करके देख लीजिए कि अगर आपको 100 200 500 रुपए की किताबों में अगर खर्च करने में अगर बहुत भारी लग रहे होते हो तो भी आप इसे जोड़ सकते हैं। लीजिए कोई धीरज कुमार है, उन्होंने कहा है कि नहीं, बोर नहीं हो रहे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई कि आप मतलब इतने मन से जुड़े रहे हम लोगों के साथ। जी। और ये भी है कि हम अब लोग उन जी बताएं। जो एक फॉर्म होता है ना, हम लेखकों की तरह नहीं जुड़े थे, हम दो दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। और हमने कोई आभा मंडल नहीं बनाया था कि हम क्लिष्ट शब्द लेके आएंगे, हम पलंग को प्रयंक कहेंगे और हल्दी की गांठ को हरिद्रा ग्रंथि नहीं कहेंगे। हम इस तरह की हवा बना के नहीं आए थे। इसके साथ मेरे साथ तो एक बड़ी मजेदार घटना हुई है कि हम पूरी जिंदगी हाँ स्पेलिंग बोलते रहे। स्पेलिंग हाँ SPE। फेसबुक पर जब लोग हिंदी में लिखना शुरू कर चुके थे तब मेरी समझ में आया और तब मुझे पता चला कि स्पेलिंग का सही सही हिंदी जो होता है वो वर्तनी होता है। उससे पहले तक हमें पता ही नहीं था। अच्छा, मैं तो उस जगह से बैठा हूं भैया जिसे मतलब मैं अपने को ही कहूं तो बाकियों को तो छोड़ दीजिए। हम तो वो लोग हैं जो आज तक तालव्य और मूर्धन्य श के उच्चारण के बीच का भेद नहीं समझ पाए। तो हम ऐसे ही इसमें लोग तो हैं। अज्ञा का भी उच्चारण जो है वो ज जैसा होगा। ज्ञान हाँ कहा जाए या हाँ, ज्ञान कहा जाए, इस पर ज्ञान का। विवाद तो अभी भी जारी हाँ, रहता है। तो हम सहज देहाती लोग हैं। और हमारा घोड़ा उस सड़क पर दौड़ सकता है। हाँ हाँ, हमारा घोड़ा भी दौड़ सकता है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, चलिए। तो चलिए, तो फिलहाल के लिए एक बार फिर से हम पाठकों को अपने और दर्शकों को याद दिला दें कि पुण्यपथ जो है वो कई वर्षों बाद पाकिस्तान से शुरुआती दौर में आए हुए शरणार्थियों पर कुछ किताबें लिखी गई थी। भीष्म साहनी की तमस जैसी किताबें जो थी, या फिर अमृता प्रीतम की पिंजर जैसी कहानियां जो थी, वो कुछ न कहीं पार्टीशन वगैरह को ही अपने बैकग्राउंड में लेकर चलती थी। लेकिन इधर कई सालों से ऐसे विषयों पर कोई किताब लिखी नहीं गई थी, जबकि शरणार्थियों का आना अभी भी जारी है। तो CA का मुद्दा और ऐसे मुद्दे जब NRC जैसे मुद्दे जब चर्चा में रहे हों तो हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम ये पढ़ने, सोचने और समझने की कोशिश करें कि आखिर एक शरणार्थी के लिए, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी के लिए या बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी के लिए, अगर वो हिंदू है तो स्थितियां क्या रही होंगी, कैसी रही होंगी, और क्या हम किसी तरह से उनके साथ इंसाफ कर पाए हैं। तो फिलहाल सर्वेश जी हमारे साथ थे। अगर चर्चा में आप कुछ और जोड़ना चाहें सर्वेश भाई तो स्वागत है, अन्यथा हम लोग यहीं चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नहीं, हम लोग बहुत लंबा समय मित्रों का ले चुके हैं और जी। अधिकांश बातें हो चुकी हैं। और बाकी मैं ये कहूंगा कि इन विषयों पर आगे भी बातें होनी चाहिए।
पुण्यपथ की सफलता ये नहीं है कि 15 दिन होने को आए और उसकी पहले संस्करण की लगभग सारी प्रतियां समाप्त हो गई। पुण्यपथ की सफलता ये होगी कि उसके विषय पर आगे भी चर्चाएं हों, उस चर्चा में सर्वेश या आनंद सर भले हो ना हो, कोई दूसरे लोग हों, पर उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, परत के विषय पे चर्चा होनी चाहिए, कोई भी करे, और इन विषयों पर आगे भी लिखा जाए। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया है, मैंने उस विषय पर सब कुछ नहीं लिख दिया है पुण्यपथ में। पुण्यपथ एक 140 पन्नों का उपन्यास है जिसमें उनकी पीड़ा का एक छोटा सा हिस्सा लिखा गया है। बेहतर होगा कि कल कुछ और लोग आए और इस पर और बढ़िया से रिसर्च करें और ज्यादा लिखें, वो सफलता होगी। मैं एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी अपने लिए पिछले 1-1.5 वर्षों में, जब एक लेखिका ने अब हमारे प्रकाशक से ये कहा कि मैंने सर्वेश की परत केवल इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे भी उसी विषय पे एक उपन्यास लिखना है। सच पूछिए, पहली बार मुझे अपने किताब के नहीं पढ़े जाने पर खुशी हुई थी। कल और लोग आते हैं, इन विषयों पर चर्चा करते हैं, इन विषयों पर खुल के बोलते हैं, लिखते हैं, तो वो मेरी व्यक्तिगत सफलता होगी, मैं खुश होऊंगा उस पर। तो इन विषयों पर चर्चा हो, इन पर बातें हों, और भी हजारों ऐसे विषय हैं जो छोड़ दिए गए हैं, जिनको अछूत की तरह छांट दिया गया है, बाहर छांट दिया गया है, कहीं छांट बाहर दिया खराब गया कर दिया गया है साहित्यिक जिन गलियारों पर से। लिख देने से माथे पर सांप्रदायिक होने का ठप्पा लग जाता है, वैसे विषयों पर भी लोग लिखें, बातें हों। ये अपनी इच्छा भी है और मुझे उम्मीद है कि ये होगा, ये आगे भी होगा। तो इसी के साथ दर्शकों से जो हम लोगों ने 1.5 घंटा लिया, अगर आपको आनंद आया हो, क्योंकि चर्चा में आनंद थे और मैं तो यूं ही आनंद में रहता हूं, तो अगर आपको भी आनंद आया हो तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं भी आया हो तो क्षमा याचना के साथ मिलते हैं फिर कभी। नमस्कार। जी, चलिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।